हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 11 के बारे में, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरीके से करवाए जाते हैं एंड इनके अंदर हम लोग किस तरीके से जो है इनका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इनमें कांस्टेंट होती है और किस तरीके से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करके थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, लेकिन बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती है क्योंकि इनके जो नाम होते हैं बहुत ही रिलेटिव होते हैं एक दूसरे से और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है एक दूसरे प्रोसेसेस के अंदर। ओके, सो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जितना भी कन्फ्यूजन होगा, एक भी डाउट होगा, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं बचेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का नाम सुनते ही आप लोग के माइंड में वही थॉट आता होगा कि रिवर्सिबल का मतलब जो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है एंड इरिवर्सिबल का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस नहीं है, वो रिएक्शंस हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट हो सकती है ना, कैरी हो सकती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन सकता है एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट बन सकता है ना। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन और दोज रिएक्शन विच कैन ओनली कैरिड आउट इन सिंगल डायरेक्शन आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट ही रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है, जो कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है रिवर्सिबल प्रोसेस का, और मैं साथ में लिख देता हूँ इरिवर्सिबल का, ताकि हम लोग रिलेट कर सकें। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो, एक चीज़ हम लोग इसमें ज़्यादा थ्योरी पोर्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिफाइन करने चलते हैं तो बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ी सी थ्योरी लिखवा देते हैं, है ना। एक कॉम्प्लेक्स सी लैंग्वेज होती है, वो हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी जब आप इसको समझ लेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, सिंपल सा तरीका है समझने का। इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो बहुत ही स्लो स्टेप या स्लो स्पीड से होते हैं, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं पहला पॉइंट कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होते हैं, ये स्लो प्रोसेसेस होते हैं, है ना, स्लो प्रोसेस। जबकि हम बात करें इरिवर्सिबल की, तो ये फास्ट प्रोसेस होते हैं। कैसे होते हैं? फास्ट प्रोसेस होते हैं। आ रही बात समझ? यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि रिवर्सिबल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होते हैं। ऐसे कैसे हम लोग बता सकते हैं? तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहले हम लोग केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यानी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा, है ना। लेट कंसीडर अ कंटेनर। आपके पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हम लोगों ने इस तरीके से रख रखा है। यहाँ मैंने एक पिस्टन लगा रखा है कुछ इस तरीके से, एंड इस तरीके से हमारे पास में ये मूवेबल पिस्टन है इस तरीके से। अब देखो, यहाँ मैंने अगर गैस भर रखी है तो जो गैस का प्रेशर होगा वो आपके पास में पी गैस लिख सकते हैं हम लोग। देखो, बाहर से कोई ना कोई क्या करेगा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है कि आपने ऊपर से ऐसे और प्रेशर लगा रखा हो। यानी कि हमारे पास में एक कंटेनर पर दो प्रेशर लग रहे होते हैं। एक तो गैस खुद क्या करती है, गैस खुद प्रेशर लगाती है। अगर हम एक्सपेंशन की कंडीशन देखें, हम जनरली एक्सपेंशन देखेंगे, ध्यान रखना, है ना। हम कौन सा कंडीशन देख रहे हैं? एक्सपेंशन देख रहे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप एक्सपेंशन की कंडीशन देख रहे हैं तो इसमें गैस क्या करेगी, गैस एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होने के लिए गैस को प्रेशर लगाना पड़ेगा, और गैस जब पिस्टन पर प्रेशर लगाएगी तो पिस्टन पीछे मूव करेगा। अगर बाहर पी एक्सटर्नल पी गैस से बहुत ही कम है तो गैस एक्सपेंड कर जाती है। अगर पी एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है और गैस एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, फिर उस कंडीशन में गैस कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, वो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। तो देखो, यहाँ हमारे पास में और ये कंटेनर खुल गया, बंद कर देते हैं। तो देखो, एक्सपेंशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यानी पी गैस जो होगा वो पी एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा, ये हमको पता होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं, देखो पी गैस है हमारे पास में, पी एक्सटर्नल। अब एक चीज़ इसमें हम लोग कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे कि देखो, जो पी एक्सटर्नल है और जो पी गैस है, ये तो हो गया ड्राइविंग फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया?
ड्राइविंग फोर्स, यानी ड्राइव करेगा ये। और ये हो गया ऑपोजिट फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स। देखो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो काम करवाते हैं, एक अपोजिंग फोर्स होते हैं जो काम को रोक देते हैं। देखो गैस क्या करेगी, गैस ये जो प्रेशर है, ये गैस का जो प्रेशर है, यही तो क्या कर रहा है, इस गैस को एक्सपेंड करवा रहा है। यानी गैस के एक्सपेंशन में कौन सा ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, तो जो प्रेशर होगा गैस का वही तो उसका ड्राइविंग फोर्स होगा, है ना। और ये क्या कर रहा है, ये इस गैस के एक्सपेंशन को अपोज कर रहा है, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये अपोजिंग फोर्स है। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई वर्क डन होता है तो या जब भी कोई आप लोग प्रेशर की बात करते हैं तो वहाँ फोर्स की बात करते हैं जनरली, तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो ड्राइविंग फोर्स होता है और एक अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है। तो होगा क्या, अगर हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ध्यान से देखना होगा क्या। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होता है। देखो गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। आपने क्या किया, पिस्टन आपने लगा रखा है इस तरीके से और यहाँ पे प्रेशर मेंटेन कर रखा है। अब आप प्रेशर हटा रहे हो, देखो धीरे धीरे जैसे जैसे पी एक्सटर्नल कम करते जाओगे वैसे वैसे पी गैस बढ़ता जाएगा, यानी कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। पिस्टन हल्का से पीछे जाएगा, गैस एक्सपेंड होगी। हो सकता है कि कुछ बाहर का प्रेशर ये वापस मेंटेन कर ले, तो हो सकता है थोड़ा अंदर आएगा, थोड़ा पीछे जाएगा। इस तरीके से बहुत स्लो स्टेप होता है ना। मेरे को लग रहा है कि इससे आप लोग को समझ में नहीं आया, बट मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ समझाने का। देखो आप लोग के पास में एक बॉडी बिल्डर है, अब बॉडी मेरे को बनानी नहीं आ रही, इस वजह से आप इसी को बॉडी बिल्डर मान लेना। ये स्टिक आपको नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ पे एप्स दिखनी चाहिए। तो देखो ये आपका एक बॉडी बिल्डर है और इस बॉडी बिल्डर का कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हो, है ना, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बॉडी बिल्डर है, ये बॉडी बिल्डर जो है इसकी स्ट्रेंथ है, इसने अभी अभी वेट लिफ्टिंग करी है और उसने लगभग इसकी स्ट्रेंथ है 200 kg, कि ये 200 kg को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है बहुत ही ईजीली, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें ये क्या करता है, आप लोग इसका टेस्ट लेते हो कि सच में इसने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल, है ना, जीता है या फिर नहीं जीता। तो आप लोग क्या करते हो, इससे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाते हो। एक्सपेरिमेंट आपको भी समझने के लिए काम आता है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है और इसके मज़े भी हो जाते हैं, ठीक। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक वेट देते हो इसको 10 kg का, यानी दोनों तरफ 5-5 किलोग्राम है। 10 kg की पूरा सिस्टम है आपके पास में, रोड, और दोनों तरफ 5-5 kg की वेट आपने लगा रखे है। अब अगर आप इससे बोलते हो उठाने के लिए, तो ये क्या करेगा, बहुत इजीली उठा सकता है, बहुत इजीली उठा सकता है, यानी बहुत रैपिडली जो प्रोसेस होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, एक तो अपोजिंग फोर्स कौन होता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहे हैं तो अपोजिंग फोर्स हो गया। ग्रेविटी ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो गया, जो आपका मस्कुलर फोर्स होता है जिससे आप इसको उठा रहे हैं, तो वो आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया। अब देखो इसकी कैपेसिटी 200 kg, यानी बहुत ही स्पीडली हो जाएगा, यानी कि ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव अपोजिंग फोर्स। तो ये जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, जो वापस अपनी मेन पोजीशन पर नहीं जाते हैं, ठीक। तो देखो अब हम लोग तो रिवर्सिबल पढ़ रहे थे, तो हम इरिवर्सिबल पर कैसे आ गए, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अब है ना, इसको समझो ध्यान से। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 200 kg की है, और इसको 10 किलोग्राम की रॉड दे दी, तो इसके लिए बहुत ही ईजीली ये उठा सकता है। इसके लिए तो बहुत आसान होगा, है ना, इसमें इसको बिल्कुल भी जोड़ नहीं आएगा। लेकिन आप क्या करते हो, अब आप लोग इसके अंदर क्या कर देते हो, इसको 200 kg और ऐड कर देते हो, है ना। 200 kg और अगर आप इस पर ऐड कर देते हो तो बताओ अब क्या होगा। अब देखो इसकी कैपेसिटी तो कितनी थी, 200 kg थी, लेकिन आपने इसको कितना kg दे दिया, 210 किलोग्राम आपने इसको दे दिया। तो 210 किलोग्राम आपने दिया है, यानी 210 किलोग्राम आपने इसको दिया है। तो बताओ क्या ये बहुत इजीली इसको वेट लिफ्ट कर सकता है, नहीं लिफ्ट कर सकता। क्यों, क्योंकि अब जो डिफरेंस है ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के अंदर, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत इजीली क्या कर सकता है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स को नेग्लेक्ट करके और वर्क डन करवा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस भाई साहब को बहुत मुश्किल से इसको उठाना पड़ेगा, है ना। ये धीरे धीरे लेके क्या आएगा। अगर आप लोगों ने वेट लिफ्टिंग देखी है तो शायद आप रिलेट कर सकते हो बहुत ईजीली, है ना। देखो वेट लिफ्टर क्या करते हैं, बहुत हैवी वेट होता है, जब उनकी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा चला जाता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही आराम से उसको लेकर के आते हैं। हो सकता है कई बार उनका हाथ थोड़ा नीचे चला जाए। मैं इसको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, जहाँ जो आपके पास में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स होते हैं वो बहुत ही नियरली होते हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसी वजह से वो उतना मेंटेन नहीं हो पाता और प्रोसेस हमें बहुत टाइम में कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से हम उसको नाम देते हैं
रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात आप ध्यान रखना कि जो स्लो प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और जो बहुत ही रैपिडली होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग डिफाइन करते हैं। आ रही बात समझ में? तो देखो जैसे ही अगर आप इसको 210 किलोग्राम वेट लिफ्ट करने के लिए बोलेंगे तो इसको बहुत ही क्या लगेगा, क्योंकि देखो नीचे ग्रेविटी भी उतना ही फोर्स लगाएगी, इवन ग्रेविटी तो उससे ज़्यादा लगाएगी, है ना। अगर आपको उससे अपोज करना है तो आपको ड्राइविंग फोर्स भी उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि जो डिफरेंस आएगा, जो नीचे अपोजिंग फोर्स लग रहा है और जो ऊपर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, वो दोनों नियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ईजीली उसको वेट लिफ्ट नहीं कर सकता, उसको धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। जब वो धीरे धीरे लेके आएगा तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। और बहुत तेज़ी से लेके आ रहा था 10 किलोग्राम में, तो वो कैसा प्रोसेस था, वो था इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो आप क्या कर रहे हो, इस गैस के कंटेनर, गैस है आपके पास में, इस कंटेनर में आप पिस्टन को हटा दो। जैसे पिस्टन को हटाओगे गैस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर जाएगी। गैस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करेगी क्योंकि अपोजिंग फोर्स कुछ नाम का ही नहीं, प्रोसेस इरिवर्सिबल। लेकिन अगर आप पिस्टन को बहुत धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, बहुत ही धीरे धीरे, है ना, यानी पी गैस लगातार इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि पी एक्सटर्नल और पी गैस के अंदर कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। इसको थर्मोडायनेमिक्स लैंग्वेज में हम लोग इन्फिनिटेसिमली अमाउंट इसको बोला जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको थ्योरी लिखवा दूंगा, है ना, इतना टेंशन मत लो। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जिसको मैं डी एफ लिख रहा हूँ, सो ड्राइविंग फोर्स इज नियरली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, जिसको मैंने ओ एफ लिखा है। यानी डी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ओ एफ होता है। यानी कि अगर हम बात करें पी गैस इज इक्वल टू क्या होगा, इज नियरली इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इज नियरली इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये कंडीशन जब भी होगी तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। एंड अगर आपके पास में ड्राइविंग फोर्स इज मोर देन इज ग्रेटर देन, हम लोग बोल सकते हैं अपोजिंग फोर्स। देखो ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, अपोजिंग फोर्स तो है नहीं, तो आप लोग नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी गैस होगा, पी गैस बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा किससे, पी एक्सटर्नल से। सो यू कैन नेगलेक्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को नेगलेक्ट कर देंगे तो आपको सिर्फ चेंज इफेक्ट किसका दिखेगा, इफेक्ट सिर्फ गैस का दिखेगा उस बनाने के, पी एक्सटर्नल का तो इफेक्ट ही नहीं दिखेगा। पी एक्सटर्नल का इफेक्ट आपको तभी दिखेगा जब दोनों की वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस हो, तभी आप उस डिफरेंस, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है, सो आप लोग पी एक्सटर्नल को कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट दिखेगा, पी गैस का इफेक्ट दिखेगा, गैस एक्सपैंड होगी। सारी बात समझ में? तो इसी तरीके से हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका। स्लो प्रोसेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, फास्ट प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। सो आई होप आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस जो है वो करना आ चुका होगा। मैं आपको 2-3 एक थ्योरी इसमें लिखवा देता हूँ, 2-3 एक पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी ये ध्यान रखना कि पी एक्सटर्नल किस में बराबर होता है, किससे ज़्यादा होता है। ड्राइविंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स के बारे में आप लोग इसको बता सकते हो। ओके, सो आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट करें, अदरवाइज हम लोग थ्योरी पोर्शन पर मूव करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास में देखो थ्योरी है। आप लोग इस तरीके से इसमें लिख सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिफरेंस होता है। सो आप लोग आप बोल सकते हो कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होता है, पी गैस होता है। फिर अगर आप यहाँ पे देखो कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है इज मोर ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो आप सिर्फ और सिर्फ किसका जो इफेक्ट होता है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैस का इफेक्ट ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। देखो ये मैंने एक पॉइंट लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने एन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट कैरिड आउट इन नंबर ऑफ स्टेप्स। इसको हम लोग वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट कैरिड आउट इन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, हम लोग वीडियो के लास्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस को इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं प्रोसेसेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। तो देखो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है उसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक
प्रोसेस। देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है ना। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। एक पूरे प्रोसेस में हम लोग बोल सकते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब अगर हम इसमें देखें कि वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था, माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट डी हमने लिखा था। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है सो बताओ डी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है, क्योंकि किसी का भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते तो डिफरेंशिएशन करोगे या अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू 0 आने वाली है, यानी चेंज कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब चेंज ही नहीं आएगा तो ये वैल्यू 0 होगी। जब ये वैल्यू 0 होगी तो W इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, 0 हो गया। यानी कि अगर आपके पास में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन 0 हो गया। वर्क डन 0 हो गया तो आप लगाओ यहाँ पे फ्लोट। फ्लोट जैसे लगाओगे तो फ्लोट की एक इक्वेशन होती है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है। अगर हम वर्क डन की वैल्यू 0 लिखें तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, Q प्लस 0। सो डेल्टा U यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो हीट के इक्वल आएगी कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी हीट रिलीज हुई है, वो डिपेंड करेगा साइन के ऊपर। तो ये रिलेशन आता है आइसोकोरिक प्रोसेसेस के लिए। एक तो आप लोग इसको जरूर से ध्यान रखेंगे। अगर आप इसका पीवी ग्राफ बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा पीवी ग्राफ इसका बनता है। ये आपके पास में प्रेशर, ये आपके पास में वॉल्यूम और ये इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ठीक, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। या आप इस ग्राफ को देख के भी बता सकते हो कि वर्क डन 0 आने वाला है। इसी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। तो ये कुछ छोटे छोटे से प्रोसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड है हमारे पास में आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होते हैं, तो देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर आपके पास में वॉल्यूम तो हमने इसमें कांस्टेंट कर दिया। सो यहाँ कांस्टेंट होगा हमारे पास में, बेरिक है तो इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और थ्रू आउट प्रोसेस जो है कांस्टेंट रहेगा। हाँ, थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग लिख सकते हैं इसमें भी, थ्रू आउट द प्रोसेस। समझ में आ रहा है आपको सबको, ठीक है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस वो होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर। चलो बढ़िया है। सो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, देखो फॉर्मूला होता है माइनस का P डॉट डी। अब एक्सटर्नल मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ V1 से V2 क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज ही हो रहा है, लेकिन हमने P को कांस्टेंट कर दिया तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस का P, फिर आएगा V1 से V2, यहाँ आएगा dV। सो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का P, यहाँ आ जाएगा आपके पास में डेल्टा V, क्योंकि इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप लिमिट लगाते हो तो V2 माइनस V1, तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते थे कि माइनस का P V2 माइनस V1, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते थे। आ रही बात समझ, यानी कि वर्क डन की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, माइनस का P डेल्टा V हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप लोग फ्लोट लगाओ इसी के ऊपर। तो फ्लोट जैसे मैं लगा देता हूँ, सो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आता है, Q प्लस W आता है। आप W की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आएगा, Q प्लस माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। चलो एक बार के लिए हम लोग लिख लेते हैं, माइनस का P डेल्टा V, कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें सो Q इज इक्वल टू आपके पास में आएगा डेल्टा U प्लस आपके पास में आ जाएगा P डेल्टा V, P डेल्टा V, तो इस तरीके से आएगा। एंड अगर हम इसके अंदर देखें तो देखो आपके पास में जो Q आएगा वो Q क्या आएगा, QP आप लोग लिख लेना इसको, क्योंकि हम लोग प्रेशर कांस्टेंट करके बात कर रहे हैं। ये जो पूरा टर्म होता है, ये टर्म क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन डेल्टा U एंड डेल्टा H। तो ये आपके पास में डेल्टा H आ जाएगा। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो डेल्टा H के साथ। तो अगर आपके पास में आइसोबैरिक प्रोसेस है तो ध्यान रखना जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आएगी वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल आएगी। और अगर आपके पास में आइसोकोरिक प्रोसेस है तो उसके अंदर हीट जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो इंटरनल एनर्जी के लिए आएगी। ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये QP और ये इसको आप बोल सकते हो QV। तो अगर आपके पास में QV लिखा हुआ है इसका मतलब उसने डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्टली उसने इंटरनल एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर QP लिखा हुआ है इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ एंथैल्पी के बारे में जरूर आप लोग रिलेट कर सकते हो वहाँ पे, या कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया होगा। चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ बहुत सिंपल है। आप PV कर्व को
बना सकते हो इस तरीके से। प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप बात करो तो एरिया अंडर द कर्व अगर आप देखेंगे, है ना, सो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या मिल जाएगा, ये वर्क डन मिल जाएगा, है ना। तो एरिया अंडर द कर्व इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। तो ये दो प्रोसेस हैं जो आपको समझ में आए होंगे, है ना। बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया, पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने डिस्कशन करी है। सो आप लोग इनको कॉपी करो, फिर हम लोग मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइसोथर्मल को डिस्कस करते हैं, फिर अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर हम मूव करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पर। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ हम लोग डिस्कस करना भूल गए हैं। हम लोग आइसोबैरिक और आइसोकोरिक को डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आइसोथर्मल पर मूव करेंगे। टॉपिक ये है, टॉपिक वैसे ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन फॉर केमिकल गैसियस रिएक्शन, अगर आपके पास में केमिकल गैसेस रिएक्शन है तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम बात करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हमारे पास में है कि जो CaCO3 है ये डिकम्पोज होता है और कन्वर्ट होता है CO प्लस CO2 के अंदर। थोड़ा सा हम लोग इसके स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर होगा और ये भी सॉलिड होगा और ये गैस होगा। अब अगर हम बात करें कि हमने एक कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में हम लोगों ने क्या करा है, CaCO3 डाल दिया। CaCO3 को जैसे ही हम लोग हीट करेंगे, आपको पता है कि जैसे ही इसको हीट करा जाता है कुछ इस तरीके से, मान लो हम लोग इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे और हमने ओपन कंटेनर ले रखा है, आप क्लोज कंटेनर का जो भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा प्लस साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, है ना। तो प्रेशर जो हमारे पास में होगा वो सिर्फ और सिर्फ P एक्सटर्नल ही होगा, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं 1 atm, ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो वर्क डन हमारे पास में होता है माइनस का P एक्सटर्नल डॉट हम लोग लिखते हैं dV, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास में प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि एक ही प्रेशर होने वाला है, सीधी सी बात दिख रही है ना, जो ऊपर वाला प्रेशर है, यानी प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सो W इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा माइनस का P डेल्टा V। अब आपको डेल्टा V कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो डेल्टा V आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, V प्रोडक्ट माइनस में क्या करोगे, V रिएक्टेंट, इस तरीके से आप डेल्टा V फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो आपके पास में क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ CO2, प्रोडक्ट है ना आपके पास में CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CaO माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ CaCO3। अब आप लोग ध्यान से देखना कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो तो बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेरेटिव सॉलिड्स के, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसके कंपैरिजन में आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो बताओ डेल्टा V जो होगा वो आपके पास में क्या आएगा, सो डेल्टा V आपके पास में निकल करके आएगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू होता है आपके पास VCO2। सो जो प्रोसेस आपके पास में आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का P एक्सटर्नल डॉट आप लोग क्या लिख सकते हो, VCO2 लिख सकते हो इस तरीके से। अब देखो इसमें एक चीज़ कर सकते हो आप लोग, जो आपके पास में PV इज इक्वल टू nRT होता है, क्योंकि आइडियल गैस आप लोग कंडीशन इसमें लगा सकते हैं। सो P इंटू V आप लोग लिख सकते हो nRT। सो W का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का NCO2 यानी मोल्स ऑफ CO2 डॉट RT, आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंपल सा कन्वर्जन था। इसी तरीके से हम अगर हम कंप्लीट गैसेस रिएक्शन हो, है ना, फॉर अ गैसियस रिएक्शन, अगर आपके पास में एकदम कंप्लीट रिएक्शन हो गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल N1A जो है वो रिएक्शन करता है सपोज N2B के साथ और प्रोडक्ट बना रहा है N3C, ठीक है। सो इसके लिए अगर आपको W लिखना है तो क्या लिखोगे, माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब आप डेल्टा V कैसे फाइंड आउट करोगे, तो डेल्टा V फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ C माइनस में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगा के। तो सेम है आपके पास में जो वर्क का फॉर्मूला आएगा, या फिर चलो लिख ही लेते हैं, वर्क का फॉर्मूला आपके पास में क्या आएगा, माइनस का P आप लोग लिख सकते हो, मल्टीप्लाई क्या करोगे, VC माइनस VA प्लस VB। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो W इक्वल टू माइनस का PVC माइनस का VA प्लस VB, ठीक है। तो ये थोड़े साइन चेंज हो जाएंगे, एंड अगर आप इसमें देखें तो इसको माइनस कर लेना, इसको भी माइनस कर लेना, तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है। फिर आप
वापस से आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर आप ये लगाओगे तो आपके पास में डब्ल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में एक प्रॉपर केमिकल गैसेस रिएक्शन है देन आप वर्क डन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और प्रेशर उसने कांस्टेंट करके दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग उसके नंबर ऑफ गैसेस मोल्स माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग डेल्टा एन जी बोलते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आर और टी के साथ में। आपको आर की वैल्यू पता ही होनी चाहिए, 3 वैल्यू होती है 8.314 और एक होती है आपके पास में 0.08 के आसपास होती है, और एक 2 होती है 2। ओके, सो इस तरीके से आप लोग ये छोटा सा टॉपिक जो है वो देख सकते हो। अब हम मूव करते हैं आइसोथर्मल के बारे में, कि आइसोथर्मल प्रोसेस को किस तरीके से स्टडी करा जाता है और उसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आएगा, और फिर हम लोग देखेंगे ग्राफ के बारे में। ओके, सो इसको नोट करें, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम लोग उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, आइसोथर्मल का थर्मल प्रोसेस जिसके लिए हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं आइसोथर्मल। देखो, आइसोथर्मल एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही आप लोग के मन में यही आता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बाकी आइसोकोरिक और आइसोबैरिक में आपको थोड़ा याद रखना पड़ता है। तो यहाँ आपने बोल दिया कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है भाई साहब। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो W इक्वल टू तो माइनस का P एक्सटर्नल डॉट dV होता है आपके पास में। तो वर्क डन के फॉर्मूले में तो टेम्परेचर है ही नहीं। सो अगर वर्क डन के फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं है और अगर हम फ्लॉट भी लगाते हैं इसके ऊपर, सो फ्लॉट भी आपके पास में क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। ठीक है, तो इसमें भी टेम्परेचर नहीं है, तो आपको टेम्परेचर लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो आप लोग क्या करते हो, इंटरनल एनर्जी यूज़ करते हो। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, NCV डेल्टा T होती है। तो यहाँ आपके पास में टेम्परेचर आ चुका है। देखो टेम्परेचर आ चुका है, इससे मतलब हमारा क्या है, इससे मतलब सिंपल सा है। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T भी आपका क्या होगा, 0 होगा। सो अगर ये 0 हो गया तो ये भी क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 हो चुका है। ये इसको 0 अच्छे से बना देते हैं। अगर डेल्टा U 0 हो चुका है तो आप क्या लिखोगे, देखो 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। सो इसको थोड़ा सा इस साइड लाओगे, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का W। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का W हो गया। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो, Q इज इक्वल टू माइनस का W। तो ये थोड़े रिलेशन आप लोग ध्यान रखना, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और आइसोथर्मल के लिए कि Q का रिलेशन किस तरीके से आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास में जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो 2 टाइप के होता है ना। यही खत्म कर देते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं साहब। पहला जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास में रिवर्सिबल होता है, जो अभी हमने हम लोगों को देखा था, क्या होता है, रिवर्सिबल। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। दोनों में फ़र्क क्या आएगा, दोनों का फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, ऐसे ही बना देते हैं जैसे नॉर्मल है। अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। सो अगर आपके पास में रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए आपको पता है, देखो डेल्टा U तो 0 होने वाली है, इसमें तो कोई 2 राह ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 होता है, लेकिन अगर आपके पास में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में कभी भी डेल्टा U 0 नहीं होगा। मान लो N1 आपके पास में N1A जो है N1B में N2B में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ डेल्टा U 0 हो ज़रूरी नहीं है, और नहीं भी होगा, क्योंकि देखो मोल्स चेंज हो रहे हैं, मोल्स चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज जरूर होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन चेंज हो रहा है, कंपाउंड ही चेंज हो रहा है, मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ आप लोग कभी भी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो 0 नहीं बोलेंगे। अगर आइसोथर्मल है, आपने सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है,
लेकिन आप यहाँ पे कभी भी नहीं बोलेंगे, है ना, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखेंगे। तो आ रही बात समझ। अब अगर हम बात करें डब्ल्यू रिवर्सिबल का फॉर्मूला, माइनस का पी एक्सटर्नल डॉट क्या होता है डेल्टा, या फिर आप लोग इसको लिखो डीवी। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपके पास में देखो इस फॉर्मूले को आप लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो हम लोग देखते हैं। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन v1 से v2, फिर आ जाएगा माइनस का p एक्सटर्नल, और फिर आपके पास में आ जाएगा डॉट डेल्टा v। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखो हम लोग थोड़ा सा आइडियल गैस लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग आइडियल गैस ले लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस हमें देती है कि पी वी इज इक्वल टू nRT होता है, ये हम सबको पता है। हम क्या करते हैं v ले आते हैं यहाँ पे, nRT अपॉन में p आ जाएगा v। तो v की जगह एक काम करो, p की जगह आप लोग लिखो इस तरीके से, है ना, p को चेंज ही कर देते हैं। तो देखो वर्क डन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना आप लोग, W इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में v1 से v2, और ये आ जाएगा nRT अपॉन में v डॉट डी। आपको पता है nRT सारे के सारे कांस्टेंट हैं। सो W इज इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में nRT, फिर ये बाहर आ जाएंगे, ये आएगा v1, ये आएगा v2, 1 अपॉन v डॉट dv। अब ये अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो इसके आगे वाला प्रोसेस बहुत ईजी है, ध्यान रखना। 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन करते हो वो आपके आता है ln x, इसको आप लोग जरूर से ध्यान रखेंगे। मैं इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ बहुत ही अच्छे से, है ना, 3 स्टार। अब देखो यहाँ पे ln आएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो डब्ल्यू रिवर्सिबल nRT, फिर यहाँ आ जाएगा ln v, और यहाँ आएगा v1 से v2। देखो मैं सीधी लिमिट लगा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। सो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू nRT ln, यहाँ आ जाएगा आपके पास में v2 माइनस v1। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वैसे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बट एक बार इसको हटा देते हैं, चलो ये लाइन नहीं लगाते। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। देखो एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, वो है आपके पास में कि जो ln a माइनस b होता है वो क्या होता है, ln a अपॉन में b होता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो बस इसी को सॉल्व कर दो। डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या आ जाएगा आपके पास में nRT, और यहाँ आपके पास में आ जाएगा, अच्छा माइनस भी रखवाना इसको आगे, माइनस तो भूल ही गए हम लोग। सो माइनस का nRT, फिर यहाँ आ जाएगा ln a, मतलब a की जगह क्या आएगा v2 अपॉन में v1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का nRT। तो एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, माइनस का 2.303 nRT ln, यहाँ आ जाएगा आपके पास में v2 अपॉन v1। अब आपको पता है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या आएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT ln, और यहाँ आएगा p1 अपॉन में p2। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला है, इसको आप डिराइव कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए ये फॉर्मूला है, आप इरिवर्सिबल के लिए मत लगाना। इरिवर्सिबल के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आता है, मैं लिख देता हूँ, है ना, फॉर इरिवर्सिबल यहाँ पे, फिर इसको ख़त्म ही करते हैं। देखो यहाँ पे इरिवर्सिबल है ना, तो बहुत ही सिंपल सा है कि बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस होगा। जब बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस होगा तो यहाँ पे आपको इसका कोई भी झंझट नहीं आएगा। तो सीधा डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डब्ल्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का पी एक्सटर्नल, और यहाँ आपके पास में आ जाएगा nRT, और यहाँ आपके पास में आ जाएगा क्या आएगा, हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा था, ये रहा, हमने वॉल्यूम की जगह तो यहाँ पे प्रेशर लगा देना, माइनस का nRT अपॉन में यहाँ आ जाएगा प्रेशर। तो इस तरीके से कर सकते हो, इसको आप लोग प्रेशर 2 मान लेना, इसको आप लोग प्रेशर 1 मान लेना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली इरिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका। देखो इरिवर्सिबल तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, आपको तो बस ये चेक करना पड़ेगा कि आपको इरिवर्सिबल ही पूछा है या रिवर्सिबल ही पूछा है। रिवर्सिबल ही पूछा है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इरिवर्सिबल पूछा तो आपको कोई झंझट नहीं आएगी। आप तो बस डाटा देखो क्वेश्चन से, उनको अप्लाई करो वर्क डन के फॉर्मूले में, आपको आंसर मिल जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो ये था हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, ये हम लोगों ने पूरा देख लिया था। इरिवर्सिबल प्रोसेस का सिंपल सा फॉर्मूला आता है जिसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना। नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है ना, उसी फॉर्मूले में बस आइडियल गैस से वैल्यू को उठा के क्या करा है, फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करा ताकि अच्छा सा फॉर्मूला दिखे,
ओके, सो आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म होता है। अब हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि ग्राफ के अंदर जो वर्क डन आएगा, एरिया अंडर द कर्व जिसको हम अपन निकालते हैं पीवी कर्व, उसके अंदर रिवर्सिबल का या इरिवर्सिबल का कब ज़्यादा आता है, एक्सपेंशन की कंडीशन में आता है या फिर कंप्रेशन की कंडीशन में आता है, उसको देखते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे उसको सॉल्व करने में, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को। ओके, सो आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कंपैरिजन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल वर्क डन, डब्ल्यू रिवर्सिबल वर्सेस, या फिर एंड लिख लेते हैं डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बारे में, कि कौन सा वर्क डन कौन सी कंडीशन में ज़्यादा आएगा। फर्स्ट हमारे पास में कंडीशन है एक्सपेंशन की, कि हम लोग गैस का एक्सपेंशन देख रहे हैं, गैस एक्सपेंड कर रही है। तो मैं वापस से कुछ वो बना देता हूँ। प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पी गैस आएगा हमारे पास और यहाँ हमारे पास में आएगा पी एक्सटर्नल। देखो मैं आपको सीधा डायरेक्ट ग्राफ बना के बताता हूँ, और ग्राफ को रीड करना हमें आना चाहिए, बाकी मेन इंपॉर्टेंट तो वही है। देखो ये हमारा ग्राफ है जो पीवी कर्व होता है आपके पास में। इसके अंदर क्या किया गया, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा और धीरे धीरे प्रेशर जो होगा वो कम होता जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, है ना। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा मतलब होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये जो ग्राफ है वो रिवर्सिबल का ग्राफ है, बस इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो ग्राफ है वो कैसा है, ये रिवर्सिबल का ग्राफ है। देखो रिवर्सिबल में क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे प्रोसेस होता है ना, पिस्टन धीरे धीरे पीछे जाएगा। तो देखो इसी वजह से ये इस तरीके का ग्राफ होता है। अब अगर आप इरिवर्सिबली बात करें तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, देखो आपने जैसे ही प्रेशर को कम किया, देखो प्रेशर को आपने जैसे ही कम किया वैसे ही वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाती है। तो ये इस तरीके का प्रोसेस, आपको लग रहा है कि डबल स्टेप है, डबल स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने क्या किया, पिस्टन को जैसे ही हटा दिया, गैस क्या कर जाएगी, यानी प्रेशर जैसे ही आपने हटा दिया, अपोजिंग फोर्स है ना, ये जो बाहर वाला प्रेशर वो हटा दिया, तो गैस उसी सेकंड क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। तो वो कैसा प्रोसेस होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होते ही वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ना। तो कोई भी यहाँ पे टाइम का गैप नहीं आएगा। तो ये जो दूसरा वाला प्रोसेस होगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपके पास में इरिवर्सिबल हो जाएगा। अब आपको बस वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन बताओ, आप लोग खुद ही बता सकते हो। एरिया अंडर द कर्व होता है, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, बिल्कुल सही बात है कि इसके लिए जो आएगा डब्ल्यू रिवर्सिबल जो आएगा वो क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा एज कंपेरेटिव डब्ल्यू इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व क्या है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है। तो एक तो ये बात होती है। दूसरी अगर हम बात करें एक्सपेंशन के बाद में कंप्रेशन की, अगर आप गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, तो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात दिख रही है कि ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा। देखो पहले वॉल्यूम ज़्यादा होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो मैं इसको बना तो ऐसे ही रहा हूँ, बट एरो में चेंज कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब की बार क्या होगा, देखो यहाँ प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम। प्रेशर बहुत कम होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा रिवर्सिबल का ग्राफ। अब अगर आपको इरिवर्सिबल का ग्राफ देखना है तो इरिवर्सिबल में क्या होगा, देखो जैसे ही आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, सॉरी प्रेशर को बढ़ाओगे, वॉल्यूम उसी सेकंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये ग्राफ आएगा। तो ये कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये आपके पास रिवर्सिबल का तो आ चुका है, इरिवर्सिबल का आ जाएगा ये। अब बताओ वर्क डन जो आएगा वो किसका ज़्यादा होगा, तो फॉर कंप्रेशन वर्क डन इरिवर्सिबल जो आएगा वो क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा वर्क डन रिवर्सिबल से, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर हम लोगों ने देखो एक पॉइंट लिखा था कि अगर हम जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं उसको क्या करते जाएं, उसको बहुत ही स्लो स्टेप्स में करते, सॉरी बहुत ही नंबर्स ऑफ स्टेप्स में करते जाएं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, देखो हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में एक ग्राफ है जिसके अंदर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये रिवर्सिबल का ग्राफ है ना। अगर मैं कुछ इस तरीके से इरिवर्सिबल का ग्राफ बना सकता हूँ, तो रेड वाला रिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल का है, यह है रिवर्सिबल का। इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप या सिंगल स्टेज भी बोलते हैं आप लोग, ऐसे भी बोल सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड। हमने क्या किया, हमने एक स्टेप बढ़ा दिया। एक स्टेप बढ़ा के क्या किया, कुछ इस तरीके का ग्राफ था। हमने क्या किया, पहले प्रेशर को डिक्रीज़ किया यहाँ तक, तो वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ गया। फिर यहाँ पे प्रेशर हम लोगों ने डिक्रीज़ किया तो वॉल्यूम यहाँ तक बढ़ गया, कुछ इस तरीके से। तो ये है 2 स्टेप।
इसी तरीके से अगर मैं 5 स्टेप की बात करता हूँ, चलो 3 स्टेप देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने कुछ इस तरीके ग्राफ था और इस ग्राफ के अंदर हमने क्या किया, अब मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रेड कलर आपको शायद दिख रहा हो नहीं हो। और ये 3 स्टेप हो गया। अब अगर मैं n स्टेप में करवाऊँगा ना, n स्टेप्स, ये तो कौन सा स्टेप हो गया, 3 स्टेप। अगर मैं n स्टेप की बात करूँ तो ध्यान से देखना क्या चीज़ निकल के आएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह के ग्राफ है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में देखो आप n स्टेप्स में करवा रहे हो, वैसे मैं बहुत बड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिख जाए, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। तो देखो अगर आप बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स में करवाओगे, आपने क्या करा, प्रेशर हटाया है ना, फिर हटाया, फिर वॉल्यूम गैस बढ़ी, फिर हटाया, फिर गैस बढ़ी, फिर हटाया, फिर गैस बढ़ी, तो इस तरीके से कराओगे ना तो आपको जो इरिवर्सिबल का ग्राफ मिलेगा वो भी किसकी तरह मिलेगा, रिवर्सिबल की तरह ही मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस को n स्टेप में कैरी करवाते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो रिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर से ध्यान रखना, ये तीनों ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, इवन ये भी ग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में, और वहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली एडियाबेटिक प्रोसेस को स्टडी करा जा सकता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।